2 मई को दिल्ली के जज अमन कुमार शर्मा ने घरेलू कलह के कारण आत्महत्या कर ली। ये समाचार हम सभी जानते हैं, सबने पढ़ा है। लेकिन क्या आत्महत्या उस समस्या का समाधान था? माना उनके जीवन में बहुत कष्ट था। घरेलू कलह व्यक्ति को तोड़ देता है, ये भी सच है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आजकल की लड़कियों में संस्कारों की कमी होती जा रही है। वो पैसे के पीछे भाग रही हैं, स्टेटस के पीछे भाग रही हैं, सामंजस्य बिठाना ही नहीं चाहती हैं, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। कानून भी उनके फेवर में है, लेकिन फिर भी इस तरह की समस्याओं का समाधान आत्महत्या नहीं है, चाहे वो लड़की हो और फिर चाहे लड़का। लड़कियों के साथ भी बुरा होता है तो वो भी अगर आत्महत्या कर लेती हैं, ये भी उचित नहीं है। और अब तो लड़कों के साथ ज़्यादा हो रहा है। हर समस्या का समाधान है, उसे हमें निकालना पड़ता है। अगर हम समाधान नहीं निकालेंगे तो हर दूसरा व्यक्ति, हर चौथा व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा। ये तो जीवन नहीं है। हाँ, पुरुष अपने परिवार के लिए जीता रहता है, माँ बाप की खुशियों को देखता है, भाई बहनों की खुशियों को देखता है, पत्नी की खुशियों को देखता है, बच्चों की खुशियों को देखता है, लेकिन अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचता है। वो सोचता है अपना दर्द हम किससे कहेंगे तो लोग कहेंगे हम कमज़ोर हैं, पुरुष कमज़ोर है। पुरुष को जब रोता है तो उसे लोग उसका मजाक बनाते हैं, जबकि दर्द उसे भी होता है, कष्ट उसे भी होता है। वो भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहता है, और ये सारी भावनाएं पत्नी से कही जा सकती है। अगर पत्नी इस काबिल नहीं है, कलह करने वाली है, कर्कशा है, तो समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति तो होता होगा जिससे वो अपने मन की बात कह सके, वो सल्यूशन देगा। माँ बाप हो, कोई बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई तो ऐसा व्यक्ति होता है जिससे अपने मन की बात कही जा सके, अपना राजदार बनाया जा सके। और वो व्यक्ति अगर आपका हितैषी है तो आपको समाधान भी जरूर देगा। इस सिलसिले में एक छोटी सी कहानी मैं यहां आपको सुना रही हूं। एक राजा था, उसमें अहंकार था कि मेरा जैसा शासक कोई नहीं है। कभी वो युद्ध में हारा नहीं था, उसके मंत्री भी विद्वान थे, और वो अपने आप को बहुत ही बलशाली, ताकतवर और सबसे श्रेष्ठ समझता था। एक दिन उसने अपने मंत्रियों से, वहाँ जो विद्वान गण थे, उनसे कहा कि कोई ऐसा सूत्र बनाओ जो एक शब्द में, एक सूत्र हो, उसी में सारी समस्याओं का समाधान हो, किसी दूसरे सूत्र को पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं जिससे लोग उस सूत्र को पढ़कर मेरा नाम लें, मुझे याद करें मेरे ना रहने के बाद भी। उसके जितने भी विद्वान थे वो उन्होंने खोजा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कोई ऐसा सूत्र तैयार ही नहीं हुआ कि एक ही सूत्र में, 2 लाइन में, सूत्र 2 लाइन में, ज़्यादा से ज़्यादा 4 लाइन में होता है, इसमें उन्हें सारी समस्याओं का समाधान मिल जाए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि इस राज्य के बाहर जंगल है, वहाँ एक कुटिया है, वहाँ कोई फकीर रहते हैं, वो हो सकता है इस समस्या का समाधान कर दे, कि वो विद्वान भी हैं। मंत्री लोग उनके पास गए तो उस फकीर ने कहा, साधु ने, कि मैं वो सूत्र तुम्हें नहीं दूंगा, मेरे पास है वो सूत्र, तुम अपने राजा को मेरे पास लेकर के आओ। राजा को उसके पास लेकर के गए। राजा गया, उसने कहा बताइए वो सूत्र क्या है। तो उन्होंने कहा वो सूत्र इस अंगूठी के नक के नीचे लिख करके रखा गया है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं एक अंगूठी जो दे रहा हूं, इसे अभी उस नक के नीचे से इस सूत्र को मत निकालना, इसे तब निकालना जब तुम्हें लगे कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें वो सूत्र मिल जाएगा
और फिर आगे का जीवन तुम्हारा सुखमय हो जाएगा। तो राजा ने कहा ठीक है। उस समय तो वही चाह रहा था कि मैं ऐसा कुछ करूं कि लोग मुझे सम्मान की दृष्टि से देखें, मेरे रहते हुए भी और मेरे ना रहने के बाद भी। वो अंगूठी लेकर के चला गया, अंगूठी उसने पहन लिया। अरे फकीर ने यही कहा था कि तुम अंगूठी हमेशा अपने पास रखना, और जब तुम्हें लगे कि अब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो सूत्र को पढ़ लेना। एक बार पड़ोसी राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया। इस बार दुर्भाग्य से राजा हार गया, युद्ध में हार गया, और जो दुश्मन सैनिक थे उसके पीछे पड़ गए कि अब इसको मार देना है, जान से मार देना है, क्योंकि अगर मार देंगे तभी इसके राज्य को हम अपने अधिकार में लेंगे। राजा को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा अपने घोड़े पर। घोड़ा उसका बहुत अच्छा था, स्वामी भक्त था। वो घोड़ा लेकर के उसे भागने लगा, लेकिन दुश्मन सैनिक उसके पीछे थे। तभी उस राजा को फकीर की बात याद आ गई, जब कोई रास्ता न मिले तब इस अंगूठी के नगीने के नीचे जो सूत्र है वो तुम पढ़ लेना। राजा उन दुश्मनों की आंखों से को बचा करके अपने को एक पर्वत सा था जहाँ से वो लोग निकल रहे थे, उसके पीछे छुप गया। वहाँ एक छोटा सा गुफा टाइप का था, खो था, उसी के अंदर छुप गया। सैनिक उसके पीछे थे लेकिन वो उसे देख नहीं पाए। अब राजा ने जल्दी से अंगूठी निकाली, उसका नगीना खोला, उसमें एक छोटा सा कागज था। उसमें लिखा था, धैर्य रखो, ये समय भी बीत जाएगा। धैर्य रखो, ये समय भी बीत जाएगा। राजा को बात समझ में आ गई। वो वहीं छुपा रहा, सैनिक इधर उधर देखते रहे और उसके साथ ईश्वर थे। चुपचाप रहा वो, और सैनिक दूसरी तरफ से चले गए। जब उसे लगा कि अब आहट नहीं हो रही, वो बाहर निकला और अपने दोस्त के पास गया, क्योंकि उसका राज्य तो दुश्मनों के कब्जे में आ गया था। कुछ उसके वफादार सैनिक मित्र थे जिनको उसने एकत्रित किया और अपना एक संगठन बनाया, अपने सैनिकों को तैयार किया। अब उसके मन से अहंकार निकल चुका था। वो जान चुका था सुख दुख जीवन में आते ही आते हैं, इनका हमें धैर्य से सामना करना है। और उसने अपनी एक सेना तैयार की, उस दुश्मन पर आक्रमण किया और इस बार जीत गया और अपना खोया हुआ राज्य उसने प्राप्त कर लिया। इस कहानी का बताने का मतलब मेरा यही है कि समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, इसी तरह जज अमन कुमार के जीवन में भी आई, लेकिन उन्होंने मौत को गले लगाना उसका समाधान समझा, जबकि ये उचित नहीं है। समस्या का समाधान मौत नहीं है, उसका डट कर मुकाबला करना समाधान है। और जब हम किसी भी समस्या को सुलझाना चाहें तो उसका डट कर मुकाबला करें, धैर्य से मुकाबला करें, और उस समस्या का सलूशन निकल ही आएगा। जयशंकर प्रसाद जी की ये पंक्तियां भी तो हैं। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। साधारण रास्ते पर तो आम आदमी चल लेता है, उस रास्ते पर चलना ज्यादा कठिन है जहां पर कांटे बिछे हों, पत्थर बिछे हों, पथरीले पत्थर हो और नंगे पैर हमें चलना हो। उस पत्थर रास्ते पर चलकर अगर हम अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं तब हमारी योग्यता है। साधारण रूप में अगर सड़क जो है बिल्कुल साफ सुथरी है, चिकनी है, चप्पल जूता पहन करके हम चल रहे हैं तो वो हमारी योग्यता नहीं है। उसी तरह वो नाविक सबसे कुशल है जब वो नाव चला रहा है, पतवार उसके हाथ में है और तूफान जोरों पर है, उस तूफान विपरीत धारा में है, फिर भी वो अपनी नाव को किनारे लगा देता है। ये उसकी कुशलता है। साधारण हवा नहीं चल रही है, वातावरण शांत है, बिल्कुल खुशनुमा मौसम है, ऐसे में नाव चल रही है तो उस नाविक में कुशलता का उल्लेख नहीं, यही चीज़ है। तो इसलिए परेशानियां आती हैं,
उन परेशानियों का समाधान हमें धैर्य से करना चाहिए। जीत तब ज़्यादा खुशी देती है जब हम जानते हों हार निश्चित है, फिर भी हम कोशिश करें। हार निश्चित है, हम जान रहे हैं हो सकता हम हार जाएं, 99% 1% की उम्मीद है, फिर भी हम उस कार्य को करते रहें। और जब ये हो कि 99% जीतने की उम्मीद है, तब हमने कोशिश की और जीत गए, तो उसमें कोई खुशी नहीं है। वो हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है, वो हमारी कुशलता नहीं है। कुशलता तो तब है जब 99% हार की उम्मीद हो, और तब हम अपनी मेहनत से, अपने धैर्य से, अपनी योग्यता से जीते। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यही है कि आपकी जीवन में परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों का डट कर सामना कीजिए। जज अमन कुमार को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, उस समस्या का समाधान करना चाहिए था। वो जज थे, कुछ लोग तो उनकी बात सुनते। उनकी पत्नी कितनी भी कर्कशा थी, साली कितना भी घर फोड़ने की कोशिश कर रही थी, वो तो समझदार थे, अलग हो जाते। कुछ दिन बाद इस समस्या का समाधान निकल आता, ना निकलता दोनों अलग हो जाते। लेकिन उनके माँ बाप को ये तो कष्ट ना होता। वो माँ बाप सबसे ज्यादा कष्ट में होते हैं जब अपने जवान बेटे का जनाजा, शव अपने कंधे पर उठाते हैं। वो बोझ सबसे भारी होता है। ये बच्चे क्यों नहीं समझते हैं? जो माँ बाप अपने बच्चों के कंधे पर जाते हैं शमशान, उन्हें तो शर्म मिलता, उतर जाते हैं। और जिस माँ बाप के कंधे पर जवान बच्चों की लाश जाती है, वो माँ बाप तो जीते जी मर जाते हैं। आजकल के बच्चों को क्या होता जा रहा है, थोड़ी सी परेशानी से घबरा जाते हैं। हाँ, माना कि आज पुरुषों के लिए कठिन समय है, स्त्रियों में, लड़कियों में वो संस्कार नहीं है, वो समझौता नहीं करना चाहती हैं, सामंजस्य नहीं बिठाना चाहती हैं, और वहां थर्ड पर्सन आ जाए तो समस्या और बिगड़ जाती है। पढ़े लिखे हैं लोग, बुद्धिजीवी हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अपने विवेक का इस्तेमाल करें, किसी दूसरे के कहने से नहीं। हो सकता है मेरा अपना ही हो, वो हमारा बुरा चाह रहा हो। कभी कभी जो डांट कर बात करता है वो हमारा हितैषी होता है, और जो बहुत मीठा बात करता है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि पीछे से वार करता है। वो अपना भी हो सकता है, गैर भी हो सकता है। ये बात समझने की है। और आजकल के लड़कों को इतना कमजोर नहीं होना चाहिए, वो अपनी बात खुलकर सामने रखें। लड़कियां सशक्त हैं, आगे बढ़ रही, उनको बढ़ना भी चाहिए। बहुत समय तक वो उनके साथ अत्याचार हुआ, लेकिन अब अगर आपको शक्ति मिली है, आपको सुविधा मिली है, आपको अधिकार मिला है, तो उसका दुरुपयोग ना करें। क्योंकि ये जीवन है, वैवाहिक जीवन अगर आपको जीना है, वह तो या तो अकेले रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहती, आजाद रहना चाहती, तो अकेले रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप से कह दीजिए मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन अगर शादी करनी है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो उन्हें सामंजस्य बिठाना ही पड़ेगा। मैंने जो कहानी सुनाई उसके पीछे का यही रीजन है कि दुख भी आएगा, सुख भी आएगा, उसका डट कर मुकाबला करें। दुख आया है तो घबराएं नहीं, वो समय भी बीत जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता है, और क्षणिक क्रोध, क्षणिक भर का निर्णय, आवेश जीवन बर्बाद कर देता है। हम अपना जीवन तक खत्म कर देते हैं। ये करना उचित नहीं है। अपने विवेक का इस्तेमाल करें, ये अनमोल जीवन है। भगवान ने जो जीवन दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, कुछ करने के लिए दिया है, उसका दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करें। है ना ये बात?